मिस परिणीति सिंघानिया, ग्रुप के बॉस मैं हूँ, आप नहीं। आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना मीटिंग कैंसिल करने की? शौर्य सिंघानिया का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। सॉरी सर, आप सुबह 8 बजे सो रहे थे इसलिए। शट अप, अगर मेरी सेक्रेटरी है पत्नी बनने की कोशिश मत करें। उसके इस अपमानिक अंदाज पर परिणीति की आंखें भर आईं। वो सख्त मजबूरी में ये नौकरी कर रही थी, लेकिन आज उसका सब्र जवाब दे गया। उसी वक्त अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वो वहाँ से चली गई। बेटा, गरीब की बद्दुआ नहीं लेते। उस लड़की को वापस काम पर रखो। दादी के एहसास दिलाने पर वो उसके घर पहुँचा। दरवाज़ा खोलते ही एक बच्चे ने उसे देखकर मुंह बनाया। गंदे अंकल। आपको मैं गंदा क्यों लगा? वो बिना मुस्कुराए न रह सका, क्योंकि आपकी वजह से मेरी मम्मा। आप मुझे ये बताएं कि आपने किस हैसियत से ये मीटिंग कैंसिल की है, पूरे ऑफिस के सामने? वो उस पर दहाड़ा तो वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरने लगी थी और लरसते हुए होंठ किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते थे। उस वक्त वो 5 कलर की कुर्ती पहने हुए थी, जिसके नीचे ढीला ढाला सलवार और गले में डाला दुपट्टा उस पर बहुत जच रहा था। ऊंची पोनीटेल से निकलती हुई लटें उसके मासूम चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी, जबकि सामने खड़ा शख्स उसकी मासूमियत से नज़र हटाकर बाकी सबकी तारीफ देखने लगा। सिंघानिया ग्रुप के बॉस मैं हूँ, यहाँ किसी और की हुक्मरानी नहीं चलेगी। डैम इट। और आप ज़रा मेरे कैबिन में आइए। मजबूत कदम उठाता हुआ वो उसे आदेश देकर अपने कैबिन में चला गया, जबकि उसने सर उठाकर बाकी सबकी तरफ देखा। कुछ उसे हमदर्दी से देख रहे थे तो कुछ के चेहरे पर अजीब से भाव थे। जो लड़कियां उसकी कामयाबी से जलती थी उन्होंने आंखें मटकाते हुए एक दूसरे को देखा और दांत पीसते हुए वो उसके कैबिन की तरफ चल पड़ी। सुबह से वो उस शख्स को कॉल्स पर कॉल्स किए जा रही थी। आज 8 बजे उसकी मीटिंग थी, एक ऐसी मीटिंग जिसके लिए वो पिछले 2 हफ्तों से बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन जब 8 बजे उसने कॉल उठाने के बाद परिणीति को बताया कि वो सो रहा है तो उसे लगा शायद आज वो लीव लेगा। मीटिंग का मूड नहीं है, इसलिए उसने अपनी खुद की सोच पर अमल करते हुए मीटिंग कैंसिल कर दी, जिसका हर्जाना उसको अब भुगतना पड़ रहा था। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वो कैबिन में एंटर हुई और अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे और सर झुकाकर खड़ी हो गई। अब शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा? जो नुकसान हो चुका है वो तो पूरा नहीं होगा। वो कुर्सी पर बैठा पीछे टेक लगाकर अपनी चमकती हुई ब्राउन आंखों से उसे देख रहा था। सलीके से बने हुए बाल, ऊंची नाक और होठों पर बिखरी हुई हल्की सी मुस्कान जो देखने वाले को उलझन में डाल दे, जबकि परिणीति उसके सामने सर झुकाकर खड़ी थी। सॉरी सर, मुझे लगा आप मीटिंग अटेंड करने का इरादा नहीं रखते। अपनी जल्दबाजी की वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। इस शख्स का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज के बाद आप किसी भी पर्सनल मामले में दाखिल नहीं देंगी। आप सिर्फ वही करेंगी जो मैं कहूँगा। उसने उंगली उठाकर फ़ोन किया, जबकि परिणीति की आंखों में चमकते आंसू उसे साफ नज़र आ रहे थे। आखिर इतनी जल्दबाज क्यों हैं? क्यों नहीं समझती आप बात को? पिछले 2 महीने से वो इस लड़की के साथ सर खपा रहा था। वो हमेशा से ऐसी थी, आधी बात सुनते ही अमल कर देती, ये जाने बिना कि अगला आदेश क्या होगा। और वो हमेशा उसे उसकी जल्दबाजी पर टोकता था। अत्यंत बेवकूफ़ लड़की हैं आप, जिसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर उसे और गुस्सा दिलाने के लिए वो उसे टॉन्ट कर रहा था, ताकि उसकी सहन शक्ति देख सके। और परिणीति, जो किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करती थी, न जाने कब से इस शख्स का कड़वा रवैया सहती आ रही थी, सर उठाकर उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल दांत पीसकर बोली, अब बस करिए, क्या आप जान लेंगे मेरी? और वो अच्छा खासा हैरान हो गया। सॉरी। टेबल पर रखी फ़ाइल उठाकर उसने सामने फेंक दी। कब से बातें सुनाए जा रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रही हूँ। आप जैसे अमीर बाप का बेटा दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी, फिर भी सामने बैठे शख्स के लिए हैरानी और गुस्से का कारण थी। मिस परिणीति, उसने उंगली उठाकर रोकना चाहा, लेकिन इस बार परिणीति की भी उंगली उठ गई। बस, अब आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। जब आप वक्त के पाबंद नहीं हो सकते तो मुझे क्लाइंट्स की कॉल का जवाब देना पड़ता है।
इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, क्या आपको पता नहीं कि अगर 8 बजे मीटिंग है तो आपको उससे पहले बेड से उतर जाना चाहिए, और बातें सुना रहे हैं मुझे। वो शौर्य सिंघानिया के सामने इस तरह दांत कर बात करने वाली पहली लड़की थी, वरना आज तक जो उसके सामने ऊंची आवाज़ में बोलता वो उसे मसल कर रख देता, लेकिन ये गुस्से से लाल चेहरे वाली लड़की उसके रोकने पर मजबूर कर रही थी। चाहे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, फिर भी वो उसके कांपते होंठों को देख रहा था जो बहुत आकर्षक लग रहे थे। मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, सारा दिमाग तो आप खा चुके हैं मेरा। देखिए कैसे भला चंगा बैठे हैं। शौर्य सिंघानिया का सब्र जवाब दे चुका था। वो चिल्लाते हुए उठा, लेकिन अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर मैडम ने टेबल पर दे मारी और 2 कदम दूर होकर सर उठाकर उसे देखने लगी। रिज़ाइन कर दिया मैंने, कल से नहीं आऊँगी यहाँ। जान जाए पर आत्मसम्मान बना रहे, और उसने भी अपना स्वाभिमान बचाए रखा। लेकिन ये शौर्य सिंघानिया का ऑफिस था। उसने आगे बढ़ते हुए उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर वो अंदर से डर गई। आंखों में खौफ की हल्की सी लहर चमकी और सामने वाले ने दांत पीसते हुए उसे गुस्से से देखा। खबरदार, अब अगर आपने अपनी ज़ुबान चलाई तो अच्छा नहीं होगा। वो झुककर उसकी आंखों में देख रहा था, फिर झटके से उसे दूर किया। गेट आउट, अभी और इसी वक्त निकलिए यहाँ से, और दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाइएगा। पूरे ऑफिस के सामने वो उसे अच्छी खासी ज़िल्लत का शिकार बना चुका था। चाहे उसने अभी अपना गुस्सा निकाल लिया था, लेकिन अभी तक उसे सिंघानिया पर इतना गुस्सा था कि बस नहीं चल रहा था कि वो उसे वहीं ढेर कर दे। आखिर वो होता कौन है उसे इस तरह नीचा दिखाने वाला। वापसी पर ऑटो में बैठकर अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को वो बेरुखी से पोंछती रही। घमंडी, घटिया इंसान, कितना बेकार है। मुसीबत गले पड़ी थी मेरे। अच्छा हुआ जो जॉब छोड़ दी, वरना ये बिना दिमाग का इंसान मेरा दिल ही बांध देता। बड़बड़ाते हुए वो अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। लाल गाल और भी लाल थे, और बड़ी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। घर में दाखिल होते वो सीधा अपने कमरे में गई, झटके से दरवाज़ा बंद करके बेड पर गिर गई। अभी तक उसके मुंह से शौर्य सिंघानिया के लिए सिर्फ गुस्सा ही निकल रहा था। एक तरफ ये राहत थी कि उसने नौकरी छोड़ दी है, तो दूसरी तरफ ये लाचारी थी जो अंदर से उसे जला रही थी। अब उसे एक बार फिर नौकरी की तलाश में निकलना पड़ेगा। कितना खुदगर्ज इंसान है, एक छोटी सी गलती पर उसे इस तरह झाड़ दिया। ये सोचते सोचते न जाने किस वक्त वो नींद में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी तरफ से एक अध्याय समाप्त हो चुका था, ये जाने बिना कि कभी कभी ज़िंदगी हमें उन्हीं लोगों के सामने लेकर खड़ा कर देती है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके होते हैं। और इस वक्त उसकी ज़िंदगी में ऐसा ही एक शख्स था, शौर्य सिंघानिया। उसने गुस्से में उसे ऑफिस से निकाल तो दिया था, लेकिन आज जिस तरह वो उसके सामने डटकर खड़ी हुई, जिस तरह उसने सवाल जवाब किए, ये बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। कितनी मासूम थी वो। मजाल है जो कभी भी वजह बेज़ुबान चलाई हो, और जब चलाई तो शौर्य जैसे शख्स को खामोश करवा दिया। सारा दिन वो उसी के बारे में सोचता रहा। जितना उसे दिमाग से निकालने की कोशिश करता, बार बार उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगती। आपने मेरा सारा दिमाग खा लिया है, इसलिए तो इतने भले चंगे बैठे हैं। और न चाहते हुए भी एक मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। इतना तो तय था कि अब ऑफिस में उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। वो वाहिद लड़की थी जिस पर अपना नकली गुस्सा दिखाकर वो उसे चिढ़ाता और फिर उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता। क्या बात है, आज थोड़े परेशान हो? ये डिनर का वक्त था। पूजा जी ने डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी संभाल रखी थी। उनके साथ बैठकर बिरयानी खाते हुए वो गहरी सोच में डूबा हुआ था जब पूजा ने पूछ लिया। कुछ नहीं, बस आज एक मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया और अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस से निकाल दिया है। फ़िलहाल तो ये 2 बातें हैं जिनकी वजह से थोड़ा अपसेट हूँ। पूजा जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ज़्यादा दिमाग मत लो। अपने लाडले को वो कहाँ इतनी गहरी सोच में देख सकती थी, जिसके माथे पर बिखरे बाल उसे और भी हैंडसम बना रहे थे। और सेक्रेटरी को क्यों निकाल दिया? कोई गलती हुई थी उससे? वो हमेशा इस बात के ख़िलाफ़ थी कि वो घर या ऑफिस के कर्मचारियों से बुरा व्यवहार करे।
जी मेरी इजाज़त के बिना उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। काफ़ी तेज़ ज़ुबान लड़की है। वो भी आराम से बात कर रहा था, गुस्सा चेहरे पर नहीं था। और तुम? उनके इस तरह पूछने पर वो नाराज़गी से उन्हें देखते हुए दोबारा खाने की तरफ ध्यान देने लगा। आपको हमेशा मुझ में ही गलतियाँ क्यों नज़र आती हैं? इसकी प्लेट अब ख़त्म हो चुकी थी। नैपकिन से हाथों को थपथपाता वो मोहब्बत से उनका चेहरा देख रहा था। क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने उसे सारे लोगों के सामने अपमानित किया होगा। उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। उसे इस बात का तो अंदाज़ा था कि उसकी दादी उससे ज़्यादा जानती है, लेकिन इस हद तक वो इम्प्रेस हुआ। अपनी उंगलियों से माथे पर पड़े बालों को पीछे हटाकर हल्का सा मुस्कुराया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखों को चमकते हुए उन्हें देखा। मैं ठीक कहा ना? कितनी बुरी बात है ये। अब उन्हें अफसोस हो रहा था। उन्होंने हरगिज़ भी उसकी ऐसी परवरिश नहीं की थी। और आप ये तो नहीं जानती कि उस लड़की ने मुझे कितना कहा। आप सुन लेती तो यकीनन होश खो देती। इस बात को वो ज़्यादा स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उनके पोते के सामने कोई अपनी ज़ुबान खोले। वो जितना ज़िद्दी था, अड़ियल, खुदसर और गुस्से वाला, हर कोई उससे पनाह मांगने के बाद मुड़ जाता था। कौन जाकर उससे बहस करके अपना दिमाग ख़राब करे। एक बार मोहब्बत से समझा दिया करो। हमारे पास काम करने वाले लोग कितने मजबूर होते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए बेटे। वही बातें जो पूजा ने उसके संस्कारों में शामिल की थी, लेकिन न जाने क्यों अब वो ये सारी बातें भूलता जा रहा था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने आंखों को बंद करके ख़ुद को शांत किया। उसे एक बार कॉल कर लेना, वापस बुला लेना। छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए, कल तक बड़े पेड़ बनकर हमें छाया देते हैं। मोहब्बत से उसे समझाते हुए उन्होंने अपना खाना पूरा किया और नौकरानी को बर्तन समेटने का आदेश दिया। वो उन्हें सहारा देकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। जब तक उन्हें दवाएं दी उनके पास बैठा रहा, तब तक बार बार पूजा जी यही कहती रहीं कि किसी भी वर्कर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। उन्होंने ये बात उसकी परवरिश में शामिल नहीं की थी। वो जब भी कोई गलती करता तो दादी हमेशा नाराज़ हो जाती। उन्हें ऐसा लगता जैसे उसके माता पिता के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। और आज वो जो कुछ भी करता है वो सिर्फ उनके संस्कारों का परिणाम है। वो हमेशा ख़ुद को ज़िम्मेदार समझ लेती और उनकी तसल्ली के लिए उसने वादा कर लिया कि वो ज़रूर उस लड़की से बात करेगा। ना सिर्फ बात करेगा बल्कि उसे राज़ी करेगा कि वो वापस आकर ऑफ़िस ज्वाइन कर ले। और ये भी वादा किया कि आज के बाद वो किसी से भी गलत लहजे में बात नहीं करेगा। अब अपनी बात पर वो कब तक टिकने वाला था ये तो पता नहीं था, लेकिन अपने वादे को पूरा करने के लिए उसे एक बार उस लड़की को कॉल ज़रूर करनी थी, जिसका जवाब ना जाने क्या मिलता। तुम नहीं जानते ईशान कितना गंदा इंसान था वो। मेरा तो दिल चाहा कि कोई चीज़ उठाकर उसके सर में दे मारूं। अपने सामने बैठे 3 साल के ईशान को वो सारा किस्सा सुनाते हुए बार बार उस शख्स की बात का जिक्र कर रही थी, और वो भी इतने ध्यान से सुन रहा था जैसे ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानी हो। अपनी आंखों को और खोलकर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ परिणीति के चेहरे पर टिकी हुई थी। मैंने भी अच्छी खासी सुनाई, बस मुक्के मारने की कसर रह गई थी। अब जिस दिन हाथ आएगा वो भी पूरी कर लूँगी। और उसके पास था ही कौन इस छोटे से बच्चे के अलावा, इसलिए वो अपने दिल की सारी बातें उसके सामने कह देती, और उसे ऐसा लगता जैसे उसके सीने पर सर रखकर सोते हुए वो जब गौर से उसकी बातें सुनता है तो उसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बताओ मैंने ठीक किया ना गंदे अंकल के साथ? उसने मुस्कुराकर आंखें मटकाते हुए ईशान से पूछा, और ईशान ने ज़ोर ज़ोर से सर हाँ में हिलाया। ठीक किया आपने गंदे अंकल के साथ। वो भी ज़ोर शोर से उसका साथ दे रहा था, पूरी तरह उसका समर्थन कर रहा था। उसे यही तो करना आता था, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। और वो झुककर उसके दोनों गालों को चूमते हुए पीछे हटी। अब तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये मोबाइल पड़ा है, इसका ख्याल रखना, और कमरे की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? उसे अच्छी तरह समझाने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से निकलते ही ईशान ने पास रखा हुआ मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। इधर उधर उंगली घुमाते हुए वो अपना सबसे रोचक काम कर रहा था, जो उसे सिर्फ़ और सिर्फ सुकून देता।
जब अचानक किसी की कॉल आने लगी। कुछ देर वो हैरान परेशान होकर मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा और फिर झांक कर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि कोई भी नहीं आ रहा। और फिर ग्रीन बटन प्रेस करते हुए उसने उसी अंदाज से कॉल रिसीव की जिस अंदाज से परिणीति किया करती थी, और फिर बेफिक्री से मोबाइल कान से लगाकर सर झुका लिया। वो साफ परिणीति को कॉपी करता था हर मामले में, और इस वक्त भी वही कर रहा था। दूसरी तरफ से प्रणाम किया गया। वो चुपचाप सुनता रहा। क्या आप मुझे सुन रही हैं मिस? एक गंभीर सी आवाज़ मोबाइल पर उभर कर उसके कानों से टकराई और उसने मोबाइल कान से हटाकर एक नज़र उसे देखा और फिर बोला, गंदे अंकल, ये आप हैं? मामा शायद बातें करनी। अपनी तरफ से वो पक्का करने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों उसे लगा कि जो भी गुस्से से उसकी मामा से बात करेगा वो गंदे अंकल ही होंगे। और कुछ देर के लिए सामने वाला गहरी खामोशी का शिकार खड़ा रहा। ये कोई छोटा बच्चा था जो उसे गंदा अंकल कहकर संबोधित कर रहा था, और साथ ही साथ इस बात की पूरी पुष्टि चाह रहा था कि वो उसकी मामा से बात करना चाहता है। मामा, वो इस शब्द पर अटक गया। क्या वो शादीशुदा थी? उसके बच्चे भी थे? उसे सिर्फ और सिर्फ हैरानी हो रही थी। वो इतनी कम उम्र और मासूम नज़र आती थी कि वो कभी मान ही नहीं सकता था कि वो शादीशुदा है। परिणीति आपकी मामा है? उसने पुष्टि के लिए पूछा, और उस बच्चे ने हाँ में सर हिलाया और फिर उसने ऊंची आवाज़ में बताना शुरू कर दिया, वो मेरी मामा हैं गंदे अंकल। मेरी मामा को मत डांटा करो गंदे बच्चे। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि सामने वाला ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया, और फिर उसकी मुस्कान कह कहे में बदल गई। वो न जाने कितनी देर पागलों की तरह हंसता रहा। वो उसे अंकल कहने के साथ साथ गंदा बच्चा भी कह रहा था। वो शायद उसका बेटा था या जो भी, लेकिन उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मोबाइल बिस्तर पर फेंक दिया। अपनी दादी की बात मानते हुए वो कॉल कर चुका था, और अब ना सिर्फ उसे वादा तोड़ने का डर नहीं था बल्कि एक तीर से दो शिकार हुए थे। एक तरफ परिणीति ने कॉल नहीं उठाई थी बल्कि उसके बेटे ने उठाकर बात कर ली। अगर वो उठाती तो उसे माफ़ करना पड़ता, यूं ही बातें बनानी पड़ती, और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। कमरे में आने के बाद परिणीति ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया। वो बताता रह गया कि बात करनी है गंदे अंकल से। उसे डांटा भी, लेकिन परिणीति ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो साथ साथ खाना खा रहा था और साथ साथ परिणीति से फेवरेट स्टोरी भी सुन रहा था। वो पूरे हाव भाव के साथ उसे कहानी सुनाती जा रही थी और सामने बैठा हुआ इंसान उसकी कहानी में डूबता चला जा रहा था। आज तक उसने यही तो किया था, कहानियाँ बनाना, और इसलिए ज़िंदगी ने उसे अपनी कहानी में इस कदर फंसा डाला था कि ना कोई निकालने का रास्ता था और ना ही अंदर धंसने का। बस एक जगह अटक कर वो अपने लिए रास्ता तलाश करने की कोशिश में थी, और रास्ता उतना ही दूर होता जा रहा था। वो गौर ही नहीं कर पाई कि सामने वाले ने उसे कॉल की या नहीं। कुछ देर ईशान से बात करती रही और फिर मोबाइल बंद करके उसने साइड टेबल पर रखा और सोने के लिए लेट गई। बाहर जाकर वो भाभी से दिमाग ख़राब तो नहीं कर सकती थी और ना ही उनके गैर ज़रूरी सवालों का जवाब दे सकती थी, इसलिए वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। ईशान भी उसके पास ही लेटा हुआ था। उसके रेशमी बालों में उंगलियां चलाते हुए वो आने वाले दिनों के बारे में सोच रही थी जो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबतें लाने वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होती चली गईं और नींद उसकी पलकों पर उतरकर पूरे वजूद पर काबज़ हो गई। अगले 2-3 दिनों में उसने इधर उधर कॉल करके पता किया, लेकिन कोई भी ऐसी जॉब नहीं थी जो उसे तुरंत मिल जाती। भाभी के ताने भी चरम पर थे। वो कहाँ उसके खर्चे उठा सकती थी। उसे जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना था। हार कर उसकी सोई शौर्य सिंघानिया पर अटक गई। वो फिर से अपनी असफलताओं का जिम्मेदार उसे ठहराकर खुद को मुक्त कर लेती। हालात ने उसे इतना चिड़चिड़ा बना दिया था कि अब उसके लिए सुकून का कोई पल बचा ही नहीं था। हर वक्त वो चिड़चिड़ेपन का शिकार रहती और बड़बड़ाते हुए अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को कम करती। कोई नहीं था जिसके कंधे पर सर रखकर वो कुछ देर के लिए अपना दुख बांट सकती। कोई भी नहीं। इस भरी दुनिया में सिर्फ वो ही थी, उसके साथ उसका भगवान। उस दिन लिफ्ट से नीचे उतरकर वो बाहर की तरफ बढ़ रही थी जब उसने अंदर आते हुए शौर्य सिंघानिया को देखा और उसकी शैतानी रग भड़क उठी।
उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे, डिसेंट से सूट बूट में मलबूस। वो हमेशा की तरह सबकी नज़र का केंद्र बना हुआ था। वो कुछ देर उसे देखती रही और फिर अंदर की परेशानी और गुस्से को कम करते हुए जानबूझकर दूसरी तरफ देखते हुए उसके पास से गुजरी। ये सिर्फ एक हादसा था, चाहे इसे जानबूझकर किया गया हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हादसा ही लगाया गया। उसका कंधा ज़रा सा शौर्य से टकराया और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। दूसरे ही पल शौर्य ने उसे संभाला था, लेकिन उसके संभालने के बावजूद वो फर्श पर गिर गई। ये एक सोची समझी साजिश थी। इस वक्त वो उसके सामने उसका बॉस नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिस पर बादशाह निकाल कर वो अपने अंदर सुकून पा सकती थी। उसने शौर्य को सीने पर दोनों हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर धकेला। शौर्य कुछ देर के लिए हैरानी से उसे देखने लगा। आप यहाँ भी आ गए अपनी हुक्मरानी चलाने? आखिर आप अमीर बाप के बेटे हैं, अपने आप को समझते ही क्या है? ना कोई बात थी और ना कोई वजह। उसने वो बहस पकड़ी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर उधर से गुजरने वाले लोग उसकी ऊंची आवाज़ पर ध्यान देने लगे और वो शख्स खुद पर काफ़ी एम्बैरेंस हो गया। वो परिणीति को पहचान चुका था, उसकी आंखों में उबलते गुस्से को भी पहचान चुका था और उसके गुस्से की वजह भी अच्छी तरह से जान चुका था। मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लड़कियों के पास आकर उन्हें हाथ लगाने में सुकून मिलता है आपको। वो उसके सामने खड़ा रहा, उसके एक्सप्रेशंस को देखता रहा। कितना दिल चाह रहा था कि वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे फर्श पर पटक दे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इधर उधर से गुजर रहे लोग रुकने लगे, उसे कुछ लोग बातें करने लगे, फुसफुसाते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। वो बस एक तक उस लड़की को गुस्से में देखता रहा जो अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल कर उसे आंखों ही आंखों में वार्न करती वहाँ से निकल गई। वो देर तक उसकी पीठ को देखता रहा। यार ये क्या लड़की थी, अच्छी खासी बेइज्जती कर दी तुम्हारी। निखिल ने कोहनी मारते हुए और उसे और शर्मिंदा किया और वो हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया। इस लड़की ने सिर्फ अपने लिए मुसीबतों को न्योता दिया था। वो शख्स ज़िद का कितना पक्का है। आज जो कुछ उसने किया था वो ना माफ़ करने वाला पाप था। शौर्य सिंघानिया कभी ये नहीं भूल सकता था। वो जानता था कि वो उसे बदला लेकर गई है, सिर्फ उसे ये एहसास दिलाकर गई है कि वो अब उसे जहाँ भी देखेगी अपमानित करके रख देगी। कितनी अजीब थी वो। हालांकि वो उसे कॉल भी कर चुका था, लेकिन उसकी ज़िद और घमंड का ये आलम था कि वो एहसान फरामोशी पर उतर आई। बिना शॉपिंग किए वो उनके साथ ही बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठते ही उसके अंदर एक गुस्सा था, एक बेचैनी, लेकिन फिर भी समझदारी से उसने खुद पर काबू पा लिया। उसने सब कुछ बहुत चालाकी से सुलझाना शुरू किया और आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग वो पहले ही कर चुका था। बस, और वो शाम इतनी शानदार थी कि उस शाम वो किसी नशा में डूबकर इधर उधर झूमती फिर रही थी। कितना सुकून मिल रहा था उसे। इतने लोगों के सामने उस शख्स को झाड़ कर रख दिया, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन उसके भाव इतने दमदार थे कि वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। काश थोड़ा और वक्त मिल जाता, काश वो उस शख्स से बहस करती और मामले को और भड़काती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद इस बात पर हैरान थी कि उस शख्स के खामोश रहना बनता ही नहीं था, लेकिन न जाने क्यों वो शांत रहा। उस शाम उनके दरवाज़े पर होने वाली दस्तक एक आम दस्तक नहीं थी, वो एक सोची समझी चाल थी। जी, मेरा नाम शौर्य सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक और मिस परिणीति का बॉस। उसने पूरी तफसील के साथ दरवाजे पर आए सरफराज को अपना परिचय दिया। सरफराज कुछ देर नासमझी से उसे देखता रहा, फिर ताज़ा मुस्कान के साथ बोला, जी जी सर, प्लीज़ अंदर आइए। वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन उनके दरवाजे पर क्या करने आया है। हालांकि परिणीति ने उसे कोई पक्का कारण नहीं दिया था, नहीं बताया था कि वो जॉब छोड़ चुकी है, लेकिन न जाने क्यों अंदर ही अंदर से उसे यकीन था कि ये जॉब भी परिणीति की अपनी गलती की वजह से गई होगी। आप? वो लाउंज में आमने सामने बैठे थे जब उसने सरफराज से पूछा, और वो शर्मिंदा होते हुए गड़बड़ा गया।
वो अपना परिचय देना ही भूल गया था। शौर्य को खुद से अंदाज़ा हो रहा था जैसे वो परिणीति का पति होगा। अगर ये उसका घर है तो इस घर से उसके पति का निकलना तो बनता है। जी, मैं परिणीति का भाई हूँ, बड़ा भाई सरफराज। यानी वो अपने भाई के घर में रहती थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो बमुश्किल मुस्कुराया। जुनैरा ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे ही परिणीति भी आई। वो तो ये सुनकर हैरान है कि कोई उसे मिलने आया था। लेकिन कौन? लेकिन अंदर बैठे शख्स को देखकर उसे लगा जैसे ज़मीन फट गई हो और वो अंदर समा गई हो, जैसे घर की छत सीधा उसके सर पर आ गिरी हुई। मिस परिणीति, मैं आपसे ये कहने आया था कि थोड़ी नोक झोंक हर जगह हो जाती है। आप अगर कहेंगी तो मैं आपकी सैलरी भी डबल कर दूंगा, लेकिन हमें आप जैसी वर्कर की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ कल से ज़रूर आइए। अभी दोपहर में सिर्फ अपनी खुशी के लिए, सिर्फ अपनी ज़िद पर वो इसकी सबके सामने बेइज्जती करके आई थी, और वो शख्स इस वक्त उसके सामने बैठकर उसे डबल सैलरी की ऑफ़र दे रहा था। मामला इतना भी सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। उसने नाम ही सर हिलाना चाहा। वो सर एक्चुअल में इस वक्त सरफराज के सामने कोई भी बहाना बनाना बिल्कुल बेकार था, जबकि जुनैरा की नज़र सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। अगर आपको परमिशन का इशू है तो आपके भाई हैं यहाँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, या फिर आपके हस्बैंड। हालांकि ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि इसने कभी अपने नाम के साथ मिसेस परिणीति लगाया था, लेकिन उस बच्चे की बात सुनने के बाद न जाने क्यों उसे लगने लगा था कि उसे इस बात की भी पुष्टि कर लेनी चाहिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, परिणीति अनमैरिड है। सरफराज ने तुरंत सफाई दी और वो कुछ पल रुककर उसे देखता रहा। चलो, इस बात की भी पुष्टि हो गई कि मैडम की ज़िंदगी में अभी कोई नहीं आया था, इसीलिए तो इतनी तेज़ ज़ुबान चल रही थी। सिर्फ़ उसकी ज़ुबान को रोकने के लिए, सिर्फ़ उसकी ज़िद को रोकने के लिए वो यहाँ आया था और इतना बड़ा लालच दिया था कि उसे यकीन था उसके घर वाले किसी न किसी तरह उसे मना ही लेंगे। और वही हुआ। सरफराज ने कहा, अच्छी जगह क्यों नहीं काम करेगी? बिल्कुल ज़रूर करेगी। और परिणीति बस उसे गुस्से से देखती ही रह गई और सर झुका गई। वो उठकर जाने लगा जब उसने अंदर आते हुए एक छोटे से बच्चे को देखा, जिसने परिणीति के दोनों गालों पर किस करने के बाद उछलकर सरफराज की गोद में बैठ गया। वो कुछ देर उस बच्चे को देखता रहा जब सरफराज ने खुद उसका परिचय करवाया। ये मेरे बेटा है, ये परिणीति को छोटी मामा कहता है। परिणीति इसकी बुआ है, ज़्यादातर परिणीति के पास ही रहता है, तो उसे छोटी मामा बोल लेता है। उसकी आंखों में उठते हुए सवालों के सारे जवाब सरफराज ने दे दिए थे। घर से बाहर निकलते हुए एक मुस्कान उसने परिणीति की तरफ फेंक दी। वो मुस्कान नहीं थी, तेज़ाब की टैंकी पर फेंकी गई माचिस की तीली थी, जिसने परिणीति के अंदर धमाका किया कि उसने दुपट्टा खींचकर सर पर उतारा और गुस्से में सोफ़े पर जा बैठी। भाई, आप मुझसे तो पूछ लेते कि मैं ये जॉब करना भी चाहती हूँ कि नहीं। वो कितनी परेशान हो रही थी। सुनिए अपनी बहन की बातें। इसके खर्चे आसमान छू रहे हैं और ये जॉब नहीं करना चाहती। जुनैरा ने बीच में बोलना ज़रूरी समझा। जब से जुनैरा इस घर में आई थी, घर का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका था। इस घर की नौकरानी बना दिया था जुनैरा ने इसे। लेकिन मामले इतने भी नहीं बिगड़े थे। वो भी अपनी जगह पक्की थी, जुनैरा को खड़ी खड़ी सुना देती, लेकिन उसे इतना तो अंदाज़ा था कि जॉब के बिना जुनैरा उसे आराम से बहने नहीं देगी। बहुत अच्छा इंसान था वो, और कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो जॉब करने में क्या हर्ज है परिणीति। वो भी हमेशा अपनी पत्नी की ही भाषा बोलते थे, और वैसे भी जो सामने दिख रहा था उसे देखकर ही कह रहे थे, और वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। कितनी बड़ी गलती की थी उसने उस शख्स के मामले में टांग अड़ाकर। वो कैसे उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में फड़फड़ाने के लिए छोड़ चुका था। उसे अंदाज़ा था। रात भर वो शब्द सोचती रही कि उसे किस तरह सुबह उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, किस चेहरे के साथ उसका सामना करना चाहिए। काश वो यहाँ से कहीं भाग जाती, काश ये रात कभी ख़त्म ना होती और ना ही उसे दोबारा से उस शख्स का सामना करना पड़ता। लेकिन ये सब कहने सुनने की बातें थी। रात भी ख़त्म हुई और अगली सुबह जुनैरा ने दरवाज़ा खटखटाकर उसे जगाया और एहसास दिलाया कि वो जल्दी से तैयार हो जाए। आज उसे फिर से ऑफिस जाना है। सैलरी डबल और एक्स्ट्रा बोनस था, तो वो फिर जॉब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, चाहे वो जिए या मर जाए। जी मिस परिणीति, अब यहाँ बैठी और मुझसे बिस्तर के बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे मूड के बारे में और उन सभी बातों के बारे में जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।
उसके भाव इतने गंभीर और सख्त थे कि अपने कांपते दिल को संभाल कर वो सर झुकाकर बैठी रही। हाथ साफ कर तौर पर कांप रहे थे और पलकों को उठाना मुश्किल हो रहा था। सॉरी सर। उसके होंठों से बस यही शब्द निकले। वो वैसे ही खड़ी रही जब शौर्य चलते हुए उसके पास आया, इतना पास कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो 2 कदम पीछे हट जाती। उसकी परफ्यूम की महक परिणीति तक पहुंचकर उसे न जाने क्यों एक अजीब सा एहसास दिलाती जा रही थी और वो आंखें बंद किए आने वाले तूफ़ान का सामना करने से डर रही थी। मैं आपसे कहा था कि अगर मेरे सामने ज़ुबान चलाएंगी तो अच्छा नहीं होगा, याद नहीं रहा आपको? वो उसे दीवार के साथ लगा चुका था। उसके इतने पास होने पर वो कांपते हुए आंसू बहाती और भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़ुबान फिसल गई। उसने बेकार से बहाने बनाना शुरू कर दिए। मैं बस गुस्से में थी। नहीं, बल्कि मैं गुस्से में नहीं थी। उसके मुंह में जो आता जा रहा था उसकी आंखों में देखती वो दोहराती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी जॉब चले जाने की वजह से, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। उससे गुस्सा था, गुस्सा ज़रूर था, लेकिन न जाने क्यों वो जब उसके पास आता तो सारा गुस्सा बुलबुला बनकर हवा में गायब हो जाता। वो बस उसे टकटकी बांध कर देखता रह जाता। कितनी बातें बनाना आती थी उसे, कितने बहाने बना लेती थी वो, और बहाने भी कितने क्यूट कि कोई मुस्कुराए बिना न रह पाए। जबकि उसकी नज़दीकी पर परिणीति के चेहरे का रंग लाल टमाटर जैसा होता जा रहा था। बेहतर है आप ये भी कह दीजिए कि मैं उदास थी, डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी ज़ुबान मेरे कंट्रोल से निकल गई थी। आज के बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने कोई फालतू काम या बात करने की कोशिश की तो आप सोच भी नहीं सकती शौर्य सिंघानिया आपके साथ क्या करेगा। उसके चेहरे को सख्ती से पकड़कर उसे धमकी देते हुए वो अच्छा खासा डरा चुका था, जबकि जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाती वो खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाकर बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही शौर्य ने कब से होंठों में दबाई हुई मुस्कान को बाहर आने दिया। मैडम और मैडम के डायलॉग्स, इन्हें तो किसी कॉमेडी शो में होना चाहिए। वो जानती थी कि जब वो यहाँ काम करती रहेगी वो शख्स किसी न किसी तरह से उसे ये एहसास दिलाता रहेगा। उसके लिए यहाँ रहना एक टॉर्चर बन जाएगा और वो ये नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे। सारा दिन वो काम भी करती रही, ख़ुद को उस शख्स की नज़रों से भी बचाती रही और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सा बहाना ढूंढती रही जो कि वो सरफराज को बताए और सरफराज उसे कल ऑफिस जाने की इजाज़त ना दे। रास्ते में लड़के परेशान करते हैं, हाँ यही ठीक है, ये कह दूंगी भाई को। और फिर उसने नाम में सर हिलाया। नहीं, वो कल से खुद छोड़ने आ जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऑफिस में कोई लड़का परेशान करता है? नहीं नहीं, ये भी बहुत गंदी बात है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। इस चीज़ को भी उसने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। किसी पर क्यों, उसी पर इल्ज़ाम लगाऊंगी जिस पर लगाना चाहिए, शौर्य सिंघानिया पर। यस, वो एक बार फिर आग से खेल रही थी, लेकिन इस बार उसकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक 2 दिनों के बाद उस शख्स की डांट और काम का बर्डन बर्दाश्त करते करते उसकी बस हो चुकी थी। ना ही वो उसके सामने सर उठाकर बात कर सकती थी और ना ही ये शर्मिंदगी ख़त्म होने का नाम ले रही थी। वो ऑफ़िस में न जाने कितनी लड़कियों का क्रश था। ये बात तो वो भी मानती थी कि वो हद से ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उस अकड़ू शख्स पर क्रश होना बहुत बड़ी बात थी। परिणीति को तो ये सोचकर भी डर लगता था कि वो कभी किसी से शादी करेगा, किसी से प्यार मोहब्बत की बातें करेगा और वो मुस्कुराते हुए ना में सर हिला देती। ये शख्स सुहाग रात में भी अपनी पत्नी के सामने लैपटॉप लेकर रखेगा और उसे लेक्चर सुनाने लग जाएगा। इन्हें तो प्रोफेसर होना चाहिए था। उस शाम वो ऑफिस से आई तो अच्छी खासी मुरझाई हुई थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया और आखिरकार वही हुआ जो वो चाहती थी। सरफराज ने पूछ ही लिया उसे क्या परेशानी है। उसकी तबीयत तो ठीक है। कुछ देर वो सर झुकाए उंगलियां चटकती रही। सरफराज इंतज़ार करती नज़रों से उसे देखता रहा और फिर उसने भर आई आंखों से सरफराज को देखा। मेरे बॉस का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। बहुत परेशान करते हैं मुझे, अजीब बातें करते हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं। मुझे नहीं जाना ऑफिस। जो कुछ उसने सोचा था हूबहू सरफराज के सामने वही दोहराया था और सरफराज हैरानी से उसे देखता रहा। उस दिन तो ऐसा नहीं लग रहा था और ना ही पहले उसके बारे में ऐसा कुछ सुना था। उसे गहरा झटका लगा। ये सिर्फ बहाने कर रही है सरफराज ताकि इसे ऑफिस न जाना पड़े। जुनैरा ने भी बीच में बोला और उसने मुंह बनाते हुए जुनैरा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। भाई, मैं सच कह रही हूँ,
वो और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करते, बस मेरे साथ करते हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं उनकी गलत नज़रों को पहचाना है। बार बार पास आना, टच करना, अकेले बात सुनने के लिए कहना, ये सब क्या है? वो जैसे जैसे बात करती जा रही थी, सरफराज के चेहरे का रंग गुस्से से लाल होता जा रहा था। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसकी बहन के बारे में ऐसा सोचे या सोचने की गलती भी करे। तुम चिंता मत करो, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, मैं खुद इस बात का कोई हल निकालता हूँ। सरफराज ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे कमरे में भेज दिया और उसने कमरे में अपने आने के बाद दरवाजे को अच्छी तरह बंद करके अपनी चीख को बमुश्किल रोका। वो कितनी एक्साइटेड लग रही थी। आखिर जो कुछ उसने सोचा था वो कर दिखाया, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था। कमरे में गोल गोल चक्कर लगाते हुए ख़ुद को शाबाशी देकर वो उस पल को एंजॉय कर रही थी। सबसे पहले उसने मोबाइल उठाया और उस शख्स का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब जब ऑफिस नहीं जाना तो उसका नंबर रखने की क्या ज़रूरत? अब तो सिर्फ आज़ादी थी ना कोई शौर्य सिंघानिया, ना कोई बातों से टॉर्चर करने वाला। अगले दिन तो पहले वो उसके ऑफिस से गैर हाज़िरी पर हैरान हुआ, फिर उसे कॉल की तो पता चला कि उसका नंबर ही ब्लॉक हो चुका है। अब ये क्या नया ड्रामा था? वो पूरी तरह परेशान हो गया। लेकिन जिस वक्त उसे पता चला कि बाहर सरफराज नाम का शख्स उससे मिलने के लिए आया है, तो उसने तुरंत उसे अंदर भेजने का आदेश दिया। वह अब इस परिणीति नाम के ड्रामे में अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहा था। वो जानना चाहता था कि वो लड़की किस हद तक जा सकती है, क्या कुछ कर सकती है। वो सिर्फ उसकी ज़िद को तोड़ना चाहता था। सरफराज गुस्से में उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। आप जानते हैं आपकी कंपनी का और आपका बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ आप लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, जिस बात का अंदाज़ा है आपको? उसने चौंक कर सरफराज को देखा। एक ही पल में ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इस लड़की ने ज़रूर उसके ख़िलाफ़ कोई चाल चली है। वो आराम से बैठ जाए, ऐसे मिट्टी की तो वो बनी ही नहीं थी। क्या मतलब है सरफराज जी? मैं समझा नहीं। वो बहुत निम्रता से बात कर रहा था। उसका घमंड कहीं दूर जा सोया था। यही कि परिणीति ने हमें बताया है कि आप बात करते हुए गलत तरीका अपनाते हैं, गलत नज़र रखते हैं, और आप जानते हैं मैं सिर्फ आपको वार्न करने आया हूँ। अब से वो आपके ऑफिस नहीं आएगी, लेकिन आपने किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार रखा तो मैं पुलिस के पास ज़रूर जाऊँगा। वह हैरान होकर बैठा रहा। ये उसी अच्छाई का फल था। वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक गया, चाहे ज़िद में ही सही, लेकिन उसे अच्छी खासी सैलरी दे रहा था और वह लड़की हद से बढ़ती जा रही थी। वो अगर अच्छा खेल रही थी तो नहीं जानती थी कि सामने वाला भी इस खेल का उस्ताद खिलाड़ी है, जिसने इस खेल में न जाने कितने लोगों को हराया है। वो एकदम सीधा हुआ, थोड़े से कंधे झुकाकर सरफराज को देखा और फिर सर झुका लिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ सरफराज जी, लेकिन अब अगर सच सामने आ ही गया है तो मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं परिणीति से विवाह करना चाहता हूँ। मेरा और कोई गलत इरादा नहीं था। मैं सिर्फ उन्हें अपनी पसंद के बारे में बताना चाहता था। अगर उन्होंने गलत समझा है तो फिर भी मुझे माफ़ी मांगनी ही चाहिए। वो शख्स माफ़ी मांग रहा था जिसने आज तक सिर्फ माफ़ी शब्द सुना था, और सरफराज हैरानी से उसे देखता रह गया। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपके और हमारे स्तर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस सोच को तो कभी जुटाया नहीं जा सकता था कि हैसियत में वो बराबर नहीं थे। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं अपनी दादी को लेकर आपके घर आ जाऊंगा, और यकीन कीजिए आपकी बहन के लिए मुझे बेहतर कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। उस दिन इसने सरफराज को मना लिया। सरफराज को मनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन परिणीति के एक्शन का इतना ख़तरनाक रिएक्शन होगा उसने कभी नहीं सोचा था। वो उछलकर 2 कदम दूर हुई जब उसके भाई ने उस शख्स की मांग उसके सामने रखी। तुमने कहा था कि वो बाकी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखता, तो सच ये है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है और अपनी दादी के साथ इस रिश्ते के लिए यहाँ पर आना चाहता है। वो हैरान होकर मुंह पर हाथ रखे बैठी रही। उसने सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया था, और सामने वाला उसे ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहता था। नहीं भैया, मुझे वो शख्स मंजूर नहीं है। मैं ये रिश्ता कभी नहीं करूँगी। वो साफ इनकार कर गई। सरफराज उठा और उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे शांति से देखा। मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगा सबसे बेहतर सोचूंगा। तुम अभी बच्ची हो, इसलिए दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो। नहीं, ये नहीं करूँगी। मैं उस शख्स से विवाह नहीं करूँगी। इधर से उधर चक्कर लगाते हुए वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रही थी। सोफ़े पर बैठा हुआ इब्राहिम मज़े से चॉकलेट
खाते हुए उसे देख रहा था। क्या हुआ मामा? आखिरकार उसने पूछ ही लिया। बहुत बुरा हो गया है मामा की जान, बहुत बुरा हो गया है मेरे साथ। उसका दिल चाहा कि वो अपने चेहरे ही पीट ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। अब इब्राहिम के पास आकर वो उसे अपने शब्दों में कहानी समझा रही थी और वो चॉकलेट खाता बस उसे देखता जा रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी आसमान से गिरा खजूर में अटका। जिस किसी से भी सरफराज ने सलाह ली उसने यही कहा कि ये तो एक चमत्कार है, उसकी बहन के भाग्य खुल रहे हैं और उसे अपनी बहन के बचपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने नरमी से उसे समझाया, तुम जानती हो कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी से मुक्त होना है। तुम्हारी भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती और ये चीज़ हम दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही है। क्या तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? उसकी नम आंखों को देखते हुए सरफराज प्रेम से कह रहा था और वह सर झुका गई। उस शाम तो वो अपनी दादी को लेकर उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं आई, हालांकि जुनैरा ने कितना कहा था कि वो बाहर चले, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए कह दिया था कि उसे तेज़ बुखार है। दादी ने अपने पोते के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा। उन्हें आने में देर हो चुकी थी क्योंकि उसके पिता बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वो बचपन से ही उस पर अपनी मर्ज़ी थोपते आए थे। हालांकि अपनी दूसरी पत्नी के साथ वो अलग रहते थे, लेकिन फिर भी उसके मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए पिता होने का नाटक कर लेते। और वो भी उस दिन उनके सामने अड़ गया। मुझे हर हालत में इस लड़की से विवाह करना है, चाहे आप जो भी कर ले, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और वो जानते थे कि वो जितना भी ज़ोर लगाएंगे वो ऐसे ही अकड़ दिखाता रहेगा। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस रिश्ते के सिलसिले में ना ही इस छोटी फैमिली के पास जाएंगे और ना ही उस लड़की को अपनी बहू स्वीकार करेंगे। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो दादी के साथ उनके दरवाजे पर आया था। पहले से कई ज़्यादा उनका आदर सत्कार किया गया। दादी ने बड़े शिष्टाचार से प्रस्ताव सरफराज जी के सामने रखा और उन्होंने भी बिना वक्त गवाए हाँ कर दी। उन्हें इस वक्त रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। वो शख्स मैच्योर था, अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाला था, समझदार, गंभीर स्वभाव का। और उन्हें क्या चाहिए था? तो धड़कते हुए दिल और आशाओं के साथ उसने भी मौन धारण कर लिया और कोई चारा भी नहीं था ना। सरफराज ने बिना किसी फालतू बहस के वो रिश्ता स्वीकार कर लिया। वो इस पक्ष में नहीं था कि लंबी लंबी सगाइयाँ की जाएं। उसे तो विवाह करना था और ठीक 2 हफ्तों के बाद एक शाम विवाह के एक छोटे से समारोह का कार्यक्रम कर लिया गया। सरफराज इस बात पर संतुष्ट था कि वो अपनी बहन की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा और सामने वाला इस बात से संतुष्ट था कि उसे वो नटखट चुलबुली लड़की अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मिलने जा रही थी। वो उसे परेशान करना जानता था, उसे तंग करना, उसे गुस्सा दिलाना, उसके ख़िलाफ़ बातें करना, लेकिन सच यही था कि वो उसके दिल से अच्छी तरह वाकिफ़ था और इस रिश्ते को पूरे से दिल से स्वीकार कर रहा था। ऐसे नहीं कि वो कुछ बातों को निशाना बनाकर इस रिश्ते को थोपने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसने अपनी दादी से वादा किया कि वो किसी तरह का बदला लेने के लिए या कोई दिक्कत पैदा करने के लिए ये विवाह नहीं कर रहा, बल्कि उसे सच में ही उस जंगली बिल्ली को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है जो उसके टक्कर की है। उसे ऐसी ही तो लड़की चाहिए थी जो उसके सामने सीना तान कर खड़ी हो जाए, डरने वाली, घबराने वाली लड़कियों से अलग। एक ऐसी लड़की जिसके साथ मुकाबला करने में उसे मज़ा आए। आने वाला हर दिन उसे बेचैन और परेशान किए हुए था। उसका कोई संपर्क उस शख्स से नहीं था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो खुद से बात कर सके। एक डर था, उसे लगता था जैसे वो उसे किसी बदले की आग में लेकर जा रहा है, उसे सारी ज़िंदगी अपने पास नौकरानी बनाकर रखेगा। वरना इतने बड़े ख़ानदान का लड़का कहाँ स्वभाव था कि वो इतनी छोटी लड़की को अपने घर की रानी बनाकर ले जाए। घर भर में विवाह की तैयारियां शुरू थीं। उसने कोई विशेष रुचि नहीं ली, लेकिन फिर भी जुनैरा और सरफराज उसे चीज़ें दिखाते। उन्होंने उसे मनाया था कि वो खुद जाकर अपने लिए विवाह का जोड़ा लेकर आए, लेकिन उसने इनकार करते हुए सर दर्द का बहाना बनाकर ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। तो वो खुद जाकर अपनी पसंद से विवाह का ड्रेस लेकर आए। ये लाइट पिंक रंग का शरारा था जिस पर गोल्डन वर्क हो रखा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वो जो भी पहनते उस पर खिल उठता। और उस शाम उसने मेहंदी लगे हाथों के साथ वो शरारा पहन लिया।
उसके हाथों पर जगमगाता हुआ शौर्य सिंघानिया का नाम दिल की धड़कनों को बढ़ा तो रहा था, लेकिन होठों को दबाते हुए वो न जाने किस वहम का शिकार हो जाती। खुद को लाख तसल्लियाँ दे लीं, लाख दिलासा दे लिया, लेकिन यह ना कोई तसल्ली काम करती थी और ना कोई दिलासा। धड़कते हुए दिल के साथ उसने आईने में अपना अक्स देखा। वो बहुत सुंदर लग रही थी। ईशान उसकी गोद में बैठने की कोशिश में था और उसने झुकते हुए उसके मासूम गुपलू गालों पर ढेर सारा प्यार किया। मामा, आप चली जाएंगी गंदे अंकल के साथ? वो आज भी उसे गंदा अंकल ही कहकर पुकारता। नो मेरी जान, सिर्फ अंकल। उसने उसके मासूम होठों पर उंगली रखते हुए सुधारा। अगर वो शख्स सुन लेता तो ईशान भी उसे गंदा अंकल कहता है तो ज़रूर उसकी आफत आ जाती, क्योंकि उसे पता चल जाता कि ये सारी करामत उसी की होने वाली बेगम साहब की है, जो ऐसी बातों में बड़ी रुचि रखती हैं। वो उसके पास आकर बैठी। उसी पल वो उसे अपना माता पिता की इंटेंसिटी से याद आ रही थी। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हुआ। उसके बाद उसके पिता ने बड़े प्यार से उसकी और उसके भाई की देखभाल की और हमेशा उसे राजकुमारी बनाकर रखा। आंखें बार बार भर आती थीं। इस छोटे से समारोह के भी बहुत आकर्षक बना दिया गया था। हल्की हल्की आवाज़ में चलता हुआ म्यूज़िक और धीरे धीरे आती वो आगे बढ़ा और प्यार से उसे थामकर एक तरफ बिठा लिया। पंडित जी ने विवाह की रस्म शुरू की। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सारी कहानियाँ और नफ़रत को भूलकर ज़ुनैरा उसके पास खड़ी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर माता पिता के साथ भी रहते हैं तो भी हमारी अनबन हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते कभी सुधरने की कोशिश ही ना करें। कोशिश करें, कोशिश ज़रूर करें। इंसान को कोशिश सफल बनाती है और ना इंसान हमेशा एक जैसा रहता है। उसे ज़ुनैरा प्रिय थी। हाँ, कभी कभी वो कड़वे शब्द बोल देती और कभी ज़ुनैरा, लेकिन इस वक्त ज़ुनैरा उसे पूरा सहारा दिए हुए थी और उसने नरमी से उसका हाथ पर अपना हाथ रखा। पंडित जी स्वीकृति मांग रहे थे और एक नज़र उस शख्स को देखने के बाद उसने स्वीकृति दे दी, मानो अपनी ज़िंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा दी हो। वो चाहे जिस तरफ ले जाए उसका अधिकार बनता था और वो आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती थी। सामने वाले ने भी हाँ कर दी तो उन्होंने बारी बारी विवाह के पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए एक दूसरे को अपना लिया। सरफराज ने उसे अनमोल आशावाद के साथ विदा करके उस शख्स के हवाले कर दिया जो उसे हाथों को थाम कर प्रेम से अपनी हवेली ले आया। उसके अपने उसके साथ नहीं आए, लेकिन फिर भी वो उसके पास खड़ा होकर सारी रस्मों को निभा रहा था और दादी जी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उनकी आंखों ने देख लिया था अपने पोते को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, और इससे बढ़कर उन्हें क्या चाहिए था। बारी बारी उन दोनों की नज़र उतारने के बाद उसे कमरे में भेज दिया गया। काम वाली उसे बैठा कर गई। इस कमरे में बैठकर वो अजीब से समंजस का शिकार थी। बार बार एक दूसरे में अपनी हथेलियों को रगड़ती और फिर बेचैनी से इधर उधर देखती। काफ़ी देर वो इंतज़ार करती रही, लेकिन वो शख्स लगभग 2-3 घंटे के बाद कमरे में दाखिल हुआ। वो अच्छी खासी थक चुकी थी, लेकिन उस कमरे में आधा देखकर अपनी पलकों को झुकाए चौंकन्ना होकर बैठ गई। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये बंद ज़ुबान बिल्कुल भी मर्ज़ी से बंद नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चीख चीख कर अंदर पल रही डर को बयान कर रही थी। बड़े प्यार और अधिकार के साथ चलते हुए वो उसके पास आकर बैठा और वो और ज़्यादा सिमट कर दूर हुई। शौर्य ने नरमी से उसकी बाह को खींचकर उसे अपने पास कर लिया। आज उसके सामने बैठकर वो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़र ऐसी थी जैसे आड़ता पार हो रही हो, और ये भी परेशान करने का एक तरीका ही था। अपनी कांपती हुई पलकों के साथ उसने शौर्य सिंघानिया को देखा, जो झुक कर हंस पड़ा। अब अगर इजाज़त हो तो जिस तरह चाहूँ देख लूँ। अब तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से शिकायत लगा देंगी जाकर। उसकी बात सुनकर वो नम आंखों के साथ होंठों को दबाती रह गई। लाल रसीले होंठ शौर्य ने तड़पते हुए उन्हें आज़ाद करवाया और फिर झुककर एक शरारत करते हुए उसकी आंखों में देखा था, जो गुस्से और शर्म से लाल हो रही थी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो सिर्फ बस वो चाहने के बावजूद वो कुछ नहीं कह पाई और शौर्य ने उसके कमर से थामकर अपने ऊपर गिरा लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके वजूद को ज्वेलरी से आज़ाद करवाता जा रहा था। अपनों से माफ़ी नहीं मांगा करते, और वैसे भी मामला बिगड़ा नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगने लगे मैडम। तुम लड़ती झगड़ती चीखती चिल्लाती अच्छी लगती हो।
अंदर की भड़ास निकालते हुए, और शौर्या सिंघानिया ने खुद को चुन लिया है सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए। उसके पास कुछ नहीं था, एक दादी के अलावा कोई भी सच्चा रिश्ता उसके पास नहीं था। वो चाहता था कि वो लड़की उसके साथ सच्ची रहे, जो हैरानी से उसे देख रही थी, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि ये सच है। और शौर्य ने मुस्कुराकर उसके नाजुक से वजूद को खुद में समेटकर उसकी हर परेशानी को दूर कर दिया। उसके होंठों से उसकी गर्दन तक का सफ़र करते हुए वो उसके पूरे वजूद पर अपना अधिकार जमाने लगा। उस रात के कुछ ख़ास वादे थे जो उसने उसके कानों में मिश्री घोलते हुए कर लिए। उसकी कोमल गिरफ्त पर उसकी मचलती हुई सांसें और मीठी फुसफुसाहट के प्रभाव में वो सुकून से आंखें बंद करती अपना आप उसके हवाले कर गई। नफ़रत, बदला, साजिश, गुस्सा, ये ख़ुद के बनाए हुए खेल हैं। अगर इन्हें बढ़ावा ना दिया जाए तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके वजूद में सारी गहराई डबोने के बाद वो झुक कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिया। तुम हमेशा से मेरी रानी हो जो मुझ पर राज करेगी, लेकिन कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं ताकि राज करने में कोई कमी ना आए। और वो मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रखती हुई आंखों को बंद कर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस शख्स के साथ ये रात इतनी सुंदर होगी। ना सिर्फ वो रात बल्कि आने वाले दिनों ने उस पर साबित कर दिया था कि वो शख्स सच में हीरा था, जिसे किस्मत ने उसे थमा कर उसकी ज़िंदगी को पूरा कर दिया। ये रिश्ता चाहे जिस तरह भी बना हो, लेकिन हर दिन उसे मजबूत करता जा रहा था। वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा था, पल पल उसे अपने साथ का एहसास दिलाते हुए उस पर प्रेम बरसाता, और वो भी पूरे विश्वास के साथ उसके पास खड़े होकर उसका साथ देने के लिए तैयार थी। पति पत्नी के रिश्ते की सबसे बड़ी सुंदरता यही होती है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करें। अगर दोनों एक दूसरे की कमियों का मजाक उड़ाएं तो एक दूसरे के वजूद को छोटा समझें, तो ये रिश्ता कुछ ही दिनों के अंदर एक घाव बन जाए जो इंसान को हमेशा तकलीफ़ देता रहे। विवाह भगवान का सबसे पवित्र रिश्ता है, तो इसे बिल्कुल उसी तरह निभाया करें जैसे कि ये पवित्र बंधन है। आशा है हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।